हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सेट 3 तक देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल बीपीएसएससी के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को सजाया गया, करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए काफ़ी मात्रा में, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसका PDF आप या तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमगधी। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात अभिलेखों की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अशोक का अभिलेख है, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है ही। अगर हम बात करें अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, तो पहला जो भाग था उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं, दूसरे भाग को हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं और तीसरे भाग को गुहालेख कहते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा, शिलालेखों की कुल संख्या इनकी कितनी थी? 14 थी, जबकि स्तंभ लेखों की संख्या इनकी कितनी थी? 7 थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो शिलालेख थे इसके खोजकर्ता कौन थे। तो शिलालेखों के खोजकर्ता जो थे वो 1750 में फैंथलर ने खोज किए थे, फैंथलर। ठीक है, और पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पढ़ने में सफलता जो कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। ये दोनों क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, इसमें सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुक्मिणीदेवी। और सबसे बड़ा जो स्तंभ लेख है वो 7वां स्तंभ लेख है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। देखिए, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने ये बात कही थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो 1894 से लेकर के 1899 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें लॉर्ड एलिगन की, तो लॉर्ड एलिगन 1862 से लेकर के 63 तक थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड एलिगन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एलिगन के शासनकाल में ही हुआ था बहावी आंदोलन का दमन। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटरा कर चुप होते रहे तो हमें अपनी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना में न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों से श्रृंखला में की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अरविंद घोष को टिक करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बिहार एसआई मेंस की प्री फुल सेट हमेशा कराएंगे, बाकी चैनल की तरह नहीं जो कि 50-50 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पूरी सेट्स को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम्स तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य की दिया था? ये कथन किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, नोबेल गैसों को हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए
तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में ए को टिक करेंगे, हीलियम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हीलियम नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। नोबेल गैस के अंतर्गत और भी गैस हैं जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी आते हैं। और आपको पता है कि नोबेल जो गैस है, ठीक है, इनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 0 होता है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि किस समूह के अंतर्गत आते हैं जो नोबेल गैस है, तो ये 18वें वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, 18वें वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन से अभिक्रिया होती है। तो सही आंसर यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी, दहन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, 9 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 11 आ गया, 10वां क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी। मैं आपको बता दूं कि पहली राष्ट्रीय वन नीति जो थी वो 1894 में लागू की गई थी। सबसे पहला राष्ट्रीय वन नीति 1894। स्वतंत्र भारत की अगर पूछे, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई थी, तो वहाँ पे याद रखेंगे 1952, ठीक है, 1952। और इसमें संशोधन करके जो नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई वो कौन सा था, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1988। ये ध्यान रखेंगे 1988। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था। देखिए पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1728 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन सी को, बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। मैं आपको बता दूं कि यह हार्मोन महिलाओं में दूध निर्माण से संबंध है और गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और दूध स्रावण को प्रेरित करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है। बताइए कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की प्रतिशत जो होती है वो न्यूनतम होती है। और ध्यान रखेंगे लोहा का सबसे शुद्धतम जो रूप होता है वही पिटवा लोहा ही होता है। किस तरह से याद रखेंगे, एक्चुअली जो है कि ढालवा लोहा और पिटवा लोहा में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोग कंफ्यूजन में दोनों में से किसी को टिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि याद किस तरह से रखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आप ये कह सकते हैं कि लोहे को पीट कर मैंने शुद्ध कर दिया, पीट कर शुद्ध कर दिया, तो पीटवा लोहा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में क्या बनता है, देखिए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा एक सही है। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी गलत क्यों इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट सही है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये बात आपको पता हो, जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्यों गलत है कि देखिए भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस दिन तो लागू किया गया था ना, इस वजह से ये पॉइंट भी गलत है। तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ई-पिक पहाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
ई पिक पहाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इन 4 देशों को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इतावली यात्री यानी कि इटली का यात्री जो था निकोलो डो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि निकोलो दो कॉन्टी जो था वो किस देश का यात्री था? तो वो एक इटली का यात्री था। किसके समय में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के समय में आया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए देवराय द्वितीय के समय में मैं आपको बता दूं अब्दुल रजाक आया था। ठीक है, अब्दुल रजाक जो कि फारस यात्री था। और इनके बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो देवराय द्वितीय हैं इनको गजबेटकर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, कृष्णदेवराय के संबंध में बात करें तो कृष्णदेवराय के समय में 2 पुर्तगाली यात्री आए हुए थे। पहला जो था वो डोमिंग पायस और दूसरा जो था वो बारबोसा, ये दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें अच्युत देव राय के समय में कौन आया था, तो नुनीज जो आया था वो भी पुर्तगाली यात्री ही था, नुनीज। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है? मोक्ष कलश योजना, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखा है, आप इसको अच्छे से समझ करके पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अब अपनों की अस्थियां गंगा में प्रस्तावित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मोक्ष कलश योजना राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सतुद्री। ठीक है, सतुद्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शंकरण नायर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो कि गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि डीआरडीओ ने सितंबर 2020 में उड़ीसा के बालासोर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये क्वेश्चन वीवीआई हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2020 में उड़ीसा के बालासोर से डीआरडीओ ने कौन सा जो कि मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्यास मिसाइल। ठीक है, अभ्यास मिसाइल। अभ्यास जो मिसाइल है इसके बारे में आपको बता दूं कि हाई स्पीड जो कि टारगेट ड्रोन अभ्यास है, ड्रोन एक्चुअली एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वो किसके अभिलेख में मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी गैस अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है? बताइए कौन सी गैस है जो कि अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि किस राज्य के 2 कार्यक्रम है? ध्यान से पढ़िएगा, महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि जो है वो किस राज्य के 2 कार्यक्रम है? तो सही आंसर यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिलाएं ऑफिसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? तो सही आंसर किसे टिक करेंगे?
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे इनके बारे में पॉइंट्स लिखा गया, आप इनको पढ़ सकते हैं। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह युद्धपोतों के डेक से संचालन करने वाली भारत की पहली महिला एयरबर्न टेक्नीशियन होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हम फिलहाल ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे, कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च 1927, ठीक है, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक जो कि चौदार जो तालाब था उससे पानी पीने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए इस महाड़ सत्याग्रह को इन्होंने शुरू किया था। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 20 मार्च मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 20 मार्च 1927 को ये स्टार्ट हुआ था, तो 20 मार्च को प्रति वर्ष भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पुस्तक को बंगाली से देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। बताइए कि किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? डेफिनेटली आपको पता होगा, बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस कप का नाम बदल करके बिली जीन किंग कप रखा है। देखिए आपको पता है कि हाल ही में जो इन्फोर्समेंट ESI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेवेर कप का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से है। ध्यान रखेंगे, टेनिस से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप चारों को ध्यान रखिएगा, इन चारों कप का नाम जो है वो टेनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, फेड कप। ठीक है, फेड कप का नाम चेंज कर दिया गया है। इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फेड कप का नाम अब अमेरिका की महान जो महिला टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम था बिली जीन किंग के नाम पर कर दिया गया। विली को सम्मान देने के लिए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का नाम बदल करके विली जीन किंग कप कर दिया गया। ठीक है, फेड कप का नाम चेंज कर दिया गया, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि फेड कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि किस राज्य ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिका स्पंदना शुरू किया है। आर्थिका स्पंदना शुरू किया है किस राज्य की सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहा जाता है, कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैंडल पीक की है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी अंडमान। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूटान के साथ भारत की कितने राज्य जो कि सटते हैं या फिर उनकी सीमा साझा होती है। तो कुल 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करती हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको छोटा सा एक तरीका बताया था, साब। ठीक है, भूटान के साब, इस तरह से मैंने आपको याद करा था। एस का मतलब सिक्किम, ए का मतलब असम और ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बी का मतलब बिहार मत कर देना, यहाँ पे बंगाल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बंगाल होगा। जो सबसे अधिक जो लंबी सीमा साझा करती है वो है असम, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। इन चारों राज्यों की जो सबसे सीमा सटती है वो सबसे ज़्यादा असम का सीमा साझा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे होगा जो कि कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इसमें कले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। ये पॉइंट इसमें गलत कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कबीर दास। ठीक है, कबीर दास को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था कौन, किसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अगर हम बात करें कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था तो गाजी मलिक कह सकते हैं या फिर गयासुद्दीन तुगलक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। महामारू शैली का प्रचलन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये बनता है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो बताइए कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं सही आंसर हो जाएगा विजय केलकर, ऑप्शन सी को टेक करेंगे। 14वें की बात करें तो वाई वी रेड्डी को ध्यान रखेंगे, 14वें वाई वी रेड्डी। और वर्तमान में 15वें कौन है तो एन के सिंह 15वें हैं, एन के सिंह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा सकता है। पहला कि ये किस प्रकार की निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी कि इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और इसका स्थापना कब हुआ था तो 1952 में हुआ था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई है। हाल ही में जो कि आईपीएल ख़त्म हुआ, तो बताइए कि ये किस देश में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यूएई। ठीक है, यूएई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली अत्याधुनिक एकीकृत एयर एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई। भारत की पहली अत्याधुनिक एकीकृत एयर एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है। तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कर्नाटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दक्षिण भारत की पहली जो किसान रेल को किस राज्य से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए जो कि रवाना किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, यानी कि संविधान द्वारा। ठीक है, संविधान में इसके बारे में कहाँ उल्लेख है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में 148 से लेकर 151 के बीच वर्णन किया गया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो कि पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2008। ठीक है, 2008। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन ये कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में इनमें से कोई नहीं, यानी कि मैं आपको बता दूं कि कहीं भी नहीं किया गया। संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है।
लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 317, ठीक है। 317 में अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 तथा खंड 3 में उपबंधित जो भी बात कही गई है उसके अंतर्गत हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 65वें संविधान संशोधन 1990, ठीक है। 65वें संविधान संशोधन के तहत 1990 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो संवैधानिक नहीं है, यानी कि गैर संवैधानिक है, बताइए। जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नीति आयोग जो है वो एक प्रकार की गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि संविधान में इसके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वन ये बनता है कि किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति राज्यों में तथा केंद्र राज्यों में समन्वयन हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन से संबंधित बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ठीक है। 263 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे होगा के संथानम, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बनता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब संशोधित किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब संशोधित किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2006 में। अगला प्रश्न ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक, जिसको IBRD कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC पड़ता है अमेरिका में, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि G8 देशों के रूप में जाना जाने वाला समूह G7 के रूप में था। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा देश समूह में नहीं था। देखिए पहले ये G7 जाना जाता था, फिर इसको G8 किया गया, लेकिन फिर से इसको G7 के रूप में दिया गया। तो इसमें कौन सा जो सदस्य है वो हटा। तो राइट आंसर होगा रूस, ठीक है। रूस अगर हम बात करें कि जो G7 था इसकी स्थापना कब हुई थी 1975 में, ठीक है। 1975 में। और इसमें जो कि रूस कब हटाया गया G8 जो बना था, तो G8 बनने के पश्चात रूस इसमें से 2014 में हट गया था, ठीक है। तब से ये G7 के रूप में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, बताइए। आसियान का सदस्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें आसियान का सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस जो आसियान आपने देखा उसका फुल फॉर्म क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ पे, मलेशिया में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल कंट्री कितने हैं, तो टोटल 11 कंट्री हैं। और वो कौन कौन से, तब इनको पढ़ सकते हैं। ब्रुनेई, म्यांमार यानी कि वर्मा जिसको पहले जानता था, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसमें ध्यान रखेंगे वियतनाम भी शामिल है। भारत इसमें नहीं आता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये बनता है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो देखिए विधि की शासन की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा एक विधिक अधिकार बन गया, और वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके, जो कि एक विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत अब आता है, तो 300 के क के अंतर्गत ये आता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा।
अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो कि सही होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। देखिए क्यों, महबूब उल हक ने तो दिया था मानव विकास सूचकांक की अवधारणा, लेकिन ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री नहीं थे, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इस वजह से ये पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल 2 सही है। ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो बताइए कि पट्टा और काबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, शेरशाह सूरी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते है कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ये जो बात लिखी गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब था यानी कि ये गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो 1899 से 1905 तक ये रहे थे, तो ये ध्यान रखेंगे। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना तो आपको पता है, जो कि बंगाल विभाजन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों का अध्ययन से संबंधित है, तो शैवाल के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा फाइकोलॉजी। ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फाइकोलॉजी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप जारी किया गया? तो बताइए कि ई कार्यालय ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CISF के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। अब क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं कि गुरु अर्जुन जो देव थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है। ध्यान रखेंगे 5वें नंबर के गुरु थे। कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको मैंने अब याद करने के लिए एक तरीका बताया था कि अर्जुन यानी अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, 5 पांडवों में से एक थे, तो यहाँ पे 5 बात आ रही है, इसलिए ये 5वें गुरु थे। ठीक है ना। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है। स्ट्रेबोस्कोप से। बाकी सब के बारे में आपको पता ही होगा। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर से जो कि पवनों की गति, और हाइग्रोमीटर की बात करें तो आर्द्रता मापते हैं। ये सभी चीज़ें तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, राइट आंसर यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैली जाती है। ये पॉइंट सही है। साथ साथ ये यहाँ पर भी ये भी सही हो सकता है कि तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। बताइए कि गल्फ स्ट्रीम जो है उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि गल्फ स्ट्रीम एक उत्तरी कह सकते हैं अंध महासागर, यानी कि जो अंध महासागर किसे कहा था? अटलांटिक महासागर कहता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा, ध्यान रखेंगे गर्म जलधारा। और सही आंसर क्या होगा? महासागरीय दबाव से ये उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद 29 यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अनुच्छेद 29 में ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। और ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा सकता है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद पहल की शुरुआत भी की थी। ठीक है, कोना कोना उम्मीद। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चक्रवात निसर्ग जो हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में आया था, निसर्ग नाम किस देश द्वारा सुझाया गया था? तो देखिए, निसर्ग जो नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो ये करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ जो होता है वो ज्ञान से होता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को। किस अनुच्छेद के तहत? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, अगर अनुच्छेद 333 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जिस तरह से देखते हैं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसी तरह से राज्यपाल द्वारा विधानसभा में जो कि सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, तो अनुच्छेद 33 हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा देश बन गया? हाल ही में एक नया सदस्य इसमें जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, और वो नया सदस्य क्या है? अंडोरा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अंडोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप अंडोरा से संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि यूरोप का एक देश जो है अंडोरा 16 अक्टूबर 2020 को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो गया। ठीक है, डेट पूछा जा सकता है कब? तो 16 अक्टूबर 2020 को। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताइए? 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले 2016 में नॉर्वे गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य बना था। यानी 2020 से पहले तक, 16 अक्टूबर 2020 से पहले तक 189 देश ही शामिल थे IMF में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला हींग का पौधा रोपित किया गया? किस राज्य में? हाल ही में ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला हींग का पौधा रोपित किया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, घोषणा तो किया था सबसे पहले कर्नाटक की मैं करूंगा नई शिक्षा नीति को, लेकिन उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाए तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग उसका कम हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर बराबर होता है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग विभवांतर जो किसके बराबर होता है? तो ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए V विभवांतर जो होना चाहिए वो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि पाकुई बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पाकुई बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाघ अभ्यारण्य से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं।
अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और साथ ही साथ लागू भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाले मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में कौन सा देश अनंततः शामिल हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। इस बार ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ। पहले ये भारत, जापान और अमेरिका के बीच ही हुआ करता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है बताइए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन ये क्या, सॉरी पॉइंट्स ये दिया गया कि रघुराम राजन ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये जो पुस्तक है आत्मकथा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। मैंने आपको ऊपर बताया था, इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हम कहेंगे कि ऑप्शन ए तो गलत है, सॉरी सेकेंड पॉइंट सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस राज्य ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने सहित अन्य उद्देश्यों को लेकर के एक विशेष अभियान आवाज़ शुरू किया है? आवाज़ शुरू किया गया राजस्थान के सरकार के द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम किससे दिया जाता है या फिर किससे जाना जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से किससे जाना जाता है? तो सही आंसर है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? कौन सा खगोलीय पिंड जो रात की रानी कहलाता है? और वो है चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पोलो लोड इटोलिया पत्रिका किसने शुरू किया था? पोलो लोड इटोलिया पत्रिका किसने शुरू किया था? ये जो शुरू किया गया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मुसोलिनी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली? भारत में जो प्रथम रेल चली थी कब चली थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी 1853 में चली गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी, बम्बई से थाड़े के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वो है मटर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 107 देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 94वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है? सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में कहा जाता है, तो ये भारत में किससे होकर के प्रवेश करती है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बयाना, यानी कि भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर के बयाना से ये प्राप्त हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, जो कि हमारा सेट 4 था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेट्स जरूर अच्छे लगोगे। बाकी आपके रिव्यू कैसा रहा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और आपकी स्कोरिंग क्या रही, आउट ऑफ 100 से आपने कितना स्कोर किया नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। इसी तरह की हम रोजाना अपडेट आपके साथ देते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको बता दूं कि बीपीएससी के लिए फ्री एमसीक्यू रिवीजन कैंप चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे हमारी टीम के द्वारा, जो कि 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक आपको ये 3 दिन बिल्कुल फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में ये कोर्सेज स्टार्ट किया गया। कोर्सेज नहीं कह सकते, रिवीजन कैंप कह सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टॉप 20+
जो कि काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स के द्वारा आपको ये कराया जाएगा और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ रिवाइज कराए जाएंगे। 200 प्लस लाइव एमसीक्यू रिवीजन क्लास दिया जा रहा है और साथ साथ 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट से, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया मिल जाएगा, आप वहाँ पर लिंक पर जा करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ साथ अपना रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट 3 दिन में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बीपीएससी प्री के लिए।